सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज आपके सामने सूर्य की महादशा में, जैसे मैंने कार्यक्रम एक बनाया था राहु की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर, आज आपके सामने सूर्य की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर कैसा परिणाम देता है। क्योंकि कई बार जब हमारे सामने चीजें आती हैं तो गड़बड़ हो जाती है। हालांकि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मेरा विशेषतया ध्यान स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा रहेगा, या फिर बहुत सारी चीजें शामिल करूंगा। तो बन के रहिए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू से लेकर के कार्यक्रम को अंतिम तक देखा करिए। NAKULPARASHARA इंस्टाग्राम और JYOTISHHILAKSHYA प्ले स्टोर। समझ गए होंगे। मैंने गुरु और शनि के राशि परिवर्तन पे कार्यक्रम बनाया है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि गुरुजी आपने राशि परिवर्तन का नहीं बनाया है। बिल्कुल बना के रखा है, प्लेलिस्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ वीडियोस वाले टैब में आपको मिल जाएगा, जाकर के अवश्य देख लीजिए। अलग अलग राशियों के अलग अलग कार्यक्रम बना रखे हैं, दोनों ही परिवर्तन। अभी आने वाले दिनों में और भी परिवर्तन हो तो बता दूंगा। क्लियर है? अब आइए आपको मैं सीधे कार्यक्रम पे लेके आता हूं। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। एक बात बताता हूं। सूर्य जो होते हैं वो ग्रहों के राजा नहीं होते, वस्तुतः वो हम सबके राजा हैं। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि ये हमारी कुंडली में साक्षात राजा राम के रूप में उपस्थित होते हैं, भगवान राम के रूप में उपस्थित होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब हो ना, उसकी मोरालिटी डाउन हो जाती है, वो मोरल वैल्यू उसकी गिर जाती है, चारित्रिक पतन हो जाता है, चारित्रिक दोष और शरीर में तमाम तरीके की व्याधियां, जैसे स्वास्थ्य में आप नेत्र रख सकते हैं, शरीर में दर्द की समस्या रख सकते हैं, बदन दर्द की शिकायत रख सकते हैं, हड्डियों का दर्द रख सकते हैं, उसके बाद पेट से संबंधित समस्या रख सकते हैं, नेत्रों से संबंधित समस्या रख सकते हैं, बालों से संबंधित समस्या रख सकते हैं। आत्मबल और इम्यून का कारक होता है चंद्रमा, हालांकि उसमें सूर्य का भी सहयोग होता है। तो आप इन सभी समस्याओं से, उसके बाद अर्थराइटिस वगैरह की समस्या होती है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, हड्डियों के, और कई बार इन सब चीज़ों से संबंधित समस्याएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र भी ये सूर्य कभी कभी प्रभावित करते हैं। मेंटल एबिलिटी प्रभावित होती है, मानसिक दक्षता प्रभावित होती है, आत्मबल को कमजोर और कई बार व्यक्ति जो है वो जो सोचता है वो उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। ये सूर्य आपकी कुंडली में दरअसल बैलेंस के कारक होते हैं, तो आपको बैलेंस्ड बनाते हैं। मतलब आप आध्यात्मिक रूप से कितने चिंतन करने वाले हैं, सामाजिक दृष्टिकोण आपका कैसा है, और दोनों के सेतु को किस तरीके से शामिल करके जीवन को आगे बढ़ाया जाता है, इसके कारक सूर्य होते हैं। सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो अगर कमजोर हो जाए तो व्यक्ति का चारित्रिक और मानसिक, आर्थिक और सांसारिक पतन हो जाता है। ये एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को नशे की लत से निकालने में सहयोग करते हैं। ये एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनको लक्ष्मी का कारक माना जाता है, धन का नहीं, लक्ष्मी का। लक्ष्मी का कारक क्यों माना जाता है ये कभी अलग बता दूंगा, पर वस्तुतः सूर्य लक्ष्मी के ही कारक होते हैं। सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनको सत्ता के शीर्ष पर बैठने का अधिकार होता है, जो कई हजार वर्षों तक व्यक्ति को राजा बना करके रखते हैं। जो एकमात्र ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को हमेशा ही तटस्थ होकर के, साक्षात हमेशा ही स्वतंत्र होकर के निर्णय लेने वाला बनाते हैं। कई बार ये सूर्य ऐसे हो जाते हैं जो व्यक्ति को एक संततिवान बना देते हैं। कई बार ये सूर्य ऐसे हो जाते हैं जो व्यक्ति के कुंडली में, व्यक्ति के जीवन में एक पुत्र दे करके, और कई बार ये ऐसे भी हो जाते हैं कि व्यक्ति खाली पुरुष संतति पैदा करने वाला, या कई बार वीर्य का सही तरीके से संरक्षण नहीं कर पाता है। अगर सूर्य कुछ विशेष राशियों में, जैसे धनु आदि राशि में बैठ जाते हैं, कुंभ आदि राशियों में बैठ जाते हैं, तो कई बार व्यक्ति का वीर्य नष्ट होता रहता है। ये सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को मेडिटेट करते हैं, जो व्यक्ति को संतुलित करते हैं, जो व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता देते हैं, जो व्यक्ति के अंदर आत्मबल को किस तरीके से, किस चीज को कैसे देखना है, ये नजरिया देते हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाते हैं तो महत्वाकांक्षा,
इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, निर्णयात्मक भूमिका में कैसे अपने आप को स्थापित करना है, किस तरीके से व्यक्ति अपने पदस्थ अधिकारी के साथ उसके सामने जाकर के अपनी बात तटस्थता से रख सकता है, अपने अधिकारों की किस तरीके से सुरक्षा और कर्तव्यों का किस तरीके से निर्वहन कर सकता है, ये सारी चीजें सूर्य दे देते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर और कर्तव्य परायणता की स्थिति कमजोर देखी जा रही है तो निसंदेह इसमें सूर्य की भूमिका हो जाती है। कोई भी जातक जो अनुशासनहीन है, जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, जो गुरु को भी ज्ञान देता है, जो इगोइस्टिक नेचर का है, जो किसी भी तरीके से किसी का सम्मान नहीं करता है, जो किसी भी तरीके से अपने आप को अनुशासित होकर के नहीं रख सकता है, उसके अंदर निश्चित रूप से उसकी कुंडली में गारंटी से कहता हूं कि सूर्य की कमजोरी होगी। और वो यथास्थान या तो वो कमजोर होंगे, या तो वो शत्रु के घर में बैठे होंगे, या तो वो नीच के होकर के बैठे होंगे, या तो वो 12वें 8वें और 6वें बैठे होंगे, या उनके ऊपर शनि मंगल राहु केतु का विशेष गलत प्रभाव पड़ रहा होगा, जिसके कारण व्यक्ति की मोरालिटी वो जो है वो डाउन होती है, या वो सही तरीके से स्वच्छंद गति से निर्णय नहीं लेता है। सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, दृष्टिकोण देते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं, सत्ता के प्रभाव को और प्रबंधनकर्ता के रूप में मैनेजमेंट के क्षेत्र में और एक ऐसा दिव्य आभा दे देते हैं जो व्यक्ति को किसी भी स्थिति में ले जाकर के कमजोर नहीं होने देते। यहां मैं सबसे पहले अगर सूर्य के बारे में इतनी सारी चर्चाएं मैंने करी हैं तो आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि सूर्य जो है वो हमारी कुंडली में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भांति उपस्थित होते हैं, और इनकी कमजोरी होने का मतलब है कि व्यक्ति मर्यादित नहीं होगा, अमर्यादित हो जाएगा। और जब व्यक्ति कोई भी अमर्यादित होता है तो निसंदेह वो पशु तुल्य हो जाता है, ठीक उसी तरीके का हो जाता है जैसे नरभक्षी हो जाते हैं। जो आपको किसी सीमा में बांध करके रख करके सत्ता को चलाने की हैसियत देता है और काबिल देता है, उसके काबिल बनाता है, वो सूर्य ही होते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह जो आपके प्रमोशन का कारक होता है, आपके पदाधिकारी बनने का कारक होता है, ये सारी चीजें सूर्य देते थे। आइए मैं अगर एक बात कहूं तो सूर्य में ही अगर सूर्य का अंतर आएगा, अगर सूर्य में ही सूर्य का अंतर आए तो व्यक्ति को रोग देते हैं, जैसे पेट की समस्या, जैसे स्टोन की समस्या, जैसे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए, मेंटली हैरेस करते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, घर में तनाव बढ़ता है, स्वास्थ्य कमजोर होता है, इरिटेटिव नेचर का बना देते हैं, कई बार बहुत ज्यादा निगेटिविटी दे देते हैं, काम बिगड़ने वाला हो जाता है। और इन सब के अलावे कई बार व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने की नौबत बनती है, या कई बार उसको दूर जाना पड़ता है, विदेश गमन, बाहर जाना, स्वास्थ्य में नेत्र की समस्या, पेट की समस्या, बुखार, तपन, नेत्र में आधे सिर दर्द की समस्या, और नेत्रों में कई बार जो है वो मोतियाबिंद आदि की समस्याएं भी बनती हैं। ये इतनी सारी चीजें और भी कई सारी चीजें जैसे पेट कमजोर हो, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या भी बनती है। हालांकि ये थोड़ी कम होती है, ये स्थिति गुरु की दशा में ज्यादा बताऊंगा आगे, पर ये सारी चीजें सूर्य की दशा में होती हैं। सूर्य में सूर्य व्यक्ति को हेडेक ज्यादा देते हैं, निगेटिविटी देते हैं, और कई बार व्यक्ति को इरिटेटिव माइंडसेट का बना देते हैं। अब सूर्य में चंद्रमा की बात करेंगे। सूर्य की महादशा अगर चल रही हो और चंद्रमा का अंतर, तो ऐसी स्थिति में कई बार जितनी भी समस्याएं, जैसे सूर्य की महादशा में आपको जितनी भी समस्याएं मिली थी उसमें से बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। मतलब आपको रोग से मुक्ति मिल जाती है, मेंटल स्टेब्लिशमेंट हो जाता है, काम बनने लगते हैं। हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर हो, परेशान करे, पर वो भी सामान्यतया ठीक ही होते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य में जब चंद्रमा की दशा आती है, जब कभी भी सूर्य की दशा में चंद्रमा का अंतर आए, तो आपको कई बार ये मेंटल पीस तो देते हैं, लेकिन यहां पे आपको रोगों से मुक्ति भी मिलती है, परंतु ये अलग तरीके से व्यक्ति को इमोशनल भी बना देते हैं। जहां व्यक्ति जो है वो उसमें अगर चंद्रमा की स्थिति कमजोर रही या सूर्य कमजोर पड़ रहे हो तो वहां पे आपको विशेषतया सजग होने की बात होगी। मतलब आपको अब बैलेंस करना होगा, क्योंकि एक पूर्णतया जो है वो गर्म ग्रह है और एक पूर्णतया शीतल। इन दोनों में जब आप बैलेंस नहीं करेंगे, या अगर ये दोनों ग्रह कमजोर हो रहे होंगे, तो निस्संदेह इन दोनों भावों का परिणाम थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है। इसका मतलब यह होता है कि आपको बहुत ही सूक्ष्मता से चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि सूर्य तो ऑलरेडी, जो सूर्य होते हैं वो पूरे जो है वो सूर्य का जो प्रभाव होगा वो आपके प्रत्येक शरीर पे होगा। उदाहरण स्वरूप सूर्य का जो प्रभाव होगा वो पूरे शरीर पे होगा, पर चंद्रमा का जो प्रभाव होगा वो शरीर के किसी एक अंग को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा जिस भाव के अधिपति होंगे वो उस भाव से संबंधित
और जहां बैठे होंगे उस भाव से संबंधित दोनों ही तरीके के परिणाम दिखने को मिलेंगे। मतलब दोनों भाव सामने से आएंगे जिस पे सूर्य का रोल होगा। जो सूर्य से प्रभावित होकर के या चंद्रमा से प्रभावित होकर के, क्योंकि भोक्तिनाथ जो है वो चंद्रमा बनेंगे, तो चंद्रमा जो है वो चंद्रमा से प्रभावित होकर के सूर्य यहां पे परिणाम देंगे। क्लियर है? मतलब चंद्रमा का मूल नेचर जो है वो पीसफुल बनाता है। तो कुछ चीजें आपके जीवन में शांति से निपट जाएंगी और कुछ चीजें आपको बैलेंस करनी होगी। हालांकि बैलेंस करने की जो बात है वो तब नहीं बनेगी जब दोनों ही ग्रह स्टैब्लिश अच्छे हुए हों, वेल सेटल्ड हों, बहुत अच्छी स्थिति बना करके बैठे हों और उनकी स्थिति प्रत्येक चार्ट में अच्छी बन रही हो। अगर ये थोड़े बहुत किसी किसी भाव में, जैसे नवमांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में कमजोर बन रहे होंगे, तो वो उस भाव को थोड़े बहुत कमजोरी के साथ आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अगर वो जन्म कुंडली में प्रत्येक चार्ट में, जैसे लग्न में मान लीजिए कि अच्छे बने, लग्न में अच्छे भाव के अधिपति बने केंद्र और त्रिकोण के, लेकिन बैठे भी अच्छे हैं, तो ऑलरेडी इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी। लेकिन अगर नवांश कुंडली में वही चंद्रमा कमजोर भाव के अधिपति बन के और कमजोर भाव में ही बैठे हो, छठवें, आठवें, 12वें या तीसरे या दूसरे या सातवें, तो ये थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ आपको परिणाम दे सकते हैं। ये बात देखनी होगी। वहीं दशमांश कुंडली में अगर वो चंद्रमा अच्छे भाव के अधिपति नहीं बन रहे होंगे, तो आपको आपके कर्म क्षेत्र पे फोकस करने की आवश्यकता होगी। मतलब उसमें किसी भी तरीके का अल्हड़पन नहीं चलेगा। क्लियर है? आपको उस पर ध्यान दे देना चाहिए कि आपका कर्म क्षेत्र किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। यहां सूर्य और चंद्रमा की दशा में ये दोनों अच्छे होंगे, विशेषतया तब जब ये दोनों तृतीय एकादश में बैठे हों, या दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हों, या दोनों एक दूसरे से सम सप्तक के सिद्धांत में बैठे हों, मतलब आमने सामने बैठे हों। अगर ये चौथे 10वें बैठे होंगे तो भी अच्छी बात होगी, तीसरे एकादश में बैठे होंगे तो भी अच्छी बात होगी, पर ये दोनों अगर छठवें, 8वें और 12वें बैठे होंगे, मतलब आगे पीछे भी बैठे होंगे या एक दूसरे से गिनने पर छठवें जाते होंगे, तो कमजोरी होगी। अब मंगल की बात करता हूं। अगर सूर्य की दशा में मंगल का अंतर आता हो, ध्यान से समझिएगा, अगर सूर्य की दशा चल रही हो और मंगल अंतर में आते हो और सूर्य की स्थिति अगर कमजोर होती हो कुंडली में, जैसे मान लीजिए वो किसी अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, या फिर वो अच्छे बैठे नहीं है, 8वें, 6वें, 12वें बैठे हैं, या फिर शत्रु के घर में बैठे हैं, या उनपे राहु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो ऐसी अवस्था में आपको थोड़े बहुत सावधान होने की आवश्यकता होगी। विशेषतया यहाँ पे रक्त से संबंधित समस्याएं कई बार बढ़ जाती हैं, इरिटेशन बढ़ता है, रोग नए उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद आप इस और भी चीज को गंभीरता से समझना चाहते हैं, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की समस्या बढ़ेगी वो रोग में रक्त विकार, पेट से संबंधित समस्या, अजीर्णता की समस्या, और कई बार व्यक्ति को आंव और नजला वगैरह जो होता है, जैसे कि आंत उतरना भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं, नेत्रों की समस्याएं भी कई बार होती हैं, रतौंधी विकसित होती है, ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। आधे सरदर्द की समस्या भी बढ़ती है और हाइपरटेंशन से व्यक्ति प्रभावित होता है। रक्त जनित समस्याएं जैसे बीपी, और कई बार रक्त में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसको अगर बीमारी के प्रभाव से हटा करके अगर दूसरे तरीके से देखें, तो ये आपको कई बार बहुत ज्यादा उग्र बना सकते हैं, वहीं पे आपके पद में वृद्धि कर सकते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है, सरकार के साथ आपके संबंध अच्छे बन जाते हैं, पर वहां पे आपको अपने स्वभाव को गर्म नहीं रखना होगा, क्योंकि ये दोनों ही गर्म हो जाते हैं तो गर्मी उतर जाती है, मतलब उतर नहीं जाती है, चढ़ जाती है। इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल अगर जन्म कुंडली में अच्छे बैठे होंगे, जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी तो सूर्य और मंगल दोनों ही अच्छे भाव के अधिपति होंगे, और वहीं पे धनु लग्न की कुंडली होगी तो भी अच्छी बात होगी, मीन लग्न की कुंडली होगी तो भी अच्छी बात होगी, सिंह लग्न की कुंडली होगी तो भी अच्छी बात होगी। यानी कि अगर इन दोनों का संबंध एक दूसरे के साथ दशम भाव में हो, भाग्य भाव में हो, नवम भाव में हो, या पंचम भाव में हो, लग्न में हो, तो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा गर्वीला बनाने के साथ साथ उसके कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति दिखा देते हैं। जहां व्यक्ति का प्रमोशन होता है, आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, उसका प्रभाव बढ़ता है, उसके विचारों में उत्तेजक क्षमताएं बढ़ती हैं, और कई बार उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा जो है वो दबंग वाला हो जाता है, ये बात होती है। पर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो सकते हैं कि आपके घर में तनाव का वातावरण बन सकता है, आप कई बार अपने घर के काम को उठा करके घर पे लेते हैं और ऑफिस का काम घर पे लाते हैं, जिसके कारण घर का माहौल खराब हो सकता है। आपको इस दौरान अपने जो है वो वास्तु देवता की पूजा कर लेनी चाहिए, और घर में कुल देवता की पूजा भी आरंभ कर देनी चाहिए। इस सूर्य में मंगल के अंतर में आने पे कई बार व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा कर्म करने की और बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल विचारधारा रखने की आदत बढ़ जाती है। यानी कि व्यक्ति किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ पाने के पीछे भागता है, और जल्दी जल्दी ही वो अचीव करने के पीछे भागता है।
ये चीजें होती हैं। मतलब व्यक्ति जो है वो बौद्धिक स्तर पे थोड़ा कम और कार्मिक स्तर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जहां उसके अंदर ऊर्जा के प्रवाह की प्रबलता कई गुना ज्यादा होते देखी जाती है। इस सूर्य में मंगल की दशा में स्वास्थ्य का ये प्रभाव, करियर का ये प्रभाव और व्यक्ति के जो इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, जहां पे कई बार गर्माहट बढ़ जाने से घर का माहौल तो खराब होता ही है, साथ ही साथ कई बार खर्च भी बढ़ जाते हैं, जहां पे व्यक्ति को कई बार दवाइयों की शरणागति भी लेनी पड़ती है। क्लियर है? अब सूर्य में मंगल के बाद राहु आते हैं। जैसे मंगल की दशा जब अंतिम हुई तो फिर राहु आएंगे और ये समस्या देते हैं। जैसे मंगल में आपको आपके प्रभाव में वृद्धि होती है, तो ठीक वहीं पे मंगल की दशा के बाद जब सूर्य में राहु आते हैं, मानसिक संताप बढ़े, हेडेक बढ़े, चिंता बढ़े, दुर्घटना के योग बनते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जलन, एसिडिटी, कब्जियत, गैस्ट्रिक पेशेंट व्यक्ति होता है और मन तृप्त नहीं होता। चाहे कुछ भी आपको मिल जाए आप संतुष्ट नहीं होते। इस मंगल में तो आपने बहुत सारी चीजें प्राप्त करी थी, पर दरअसल वहीं सूर्य में जब राहु आते हैं तो कई बार आपको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों स्वीकार किया था। अब मेहनत बढ़ जाती है, प्रमोशन बढ़ेगी तो मेहनत बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है जिसको कि प्रूफ करना पड़ता है, और कई बार आपके ऊपर जो है वो आर्थिक दबाव पड़ता है, सामाजिक दबाव पड़ता है और कार्मिक दबाव भी बढ़ जाता है। यहां पे आपको कई बार अपने आप को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से मजबूती के साथ इस दशा को निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर इस दौरान हो सके तो सूर्य में राहु आए तो गणेश जी के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए या गणेश जी की आराधना कर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य में गैस्ट्रिक पेशेंट हो सकते हैं, अर्थराइटिस आदि की समस्या होती है। गैस्ट्रिक के कारण कई बार पेट, सर, घुटना आदि कई तरीके का दर्द होता है, हृदय क्षेत्र प्रभावित होता है और कई बार व्यक्ति को कई तरीके से प्रभावित होते देखा जाता है, जहां पे व्यक्ति का मन विचलित रहे, अशांत रहे, कर्मठ होकर के वो काम नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन बिलो हो जाता है, डिग्निटी उसकी कमजोर पड़ जाती है, उसका जो क्रिएटिव होना वो थोड़ा क्षुब्ध हो जाता है, परेशान हो जाता है, कुंठित हो जाता है और कई बार वो खुद पे ही संशयात्मक स्थिति में चला जाता है, लांछन लग जाते हैं या कई बार सरकार से, लोगों से, सरकारी अधिकारियों से नुकसान होता है। अगर खास करके तब ये स्थिति और बढ़ जाती है जब सूर्य के ऊपर राहु का दबाव हो, मतलब सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती हो और चंद्रमा 8वें बैठे हो या खास करके लग्नेश कमजोर पड़ते हो, तब कई बार आपके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको परेशान करें, कई बार जो है वो पुलिस वगैरह की छानबीन होने लगती है, आपके पास, आपके घर के आसपास कई तरीके का माहौल गड़बड़ बनता है जिससे आप विरोध करते हैं, जिसके कारण आपको कई बार पुलिसिया चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से सूर्य में राहु थोड़े कंसंट्रेशन बना करके और कई बार अपने आत्मबल के साथ बौद्धिकीय लेवल पे काम करने की आवश्यकता होती है, बौद्धिक स्तर बढ़ाना पड़ता है, मोरल वैल्यू जागृत करके रखिए, किसी भी गलत और निंदनीय लोगों से अपने आप को संपर्क में न रखिए और जितना ज्यादा हो सके भगवान सूर्य की उपासना और गणेश जी के मंत्रों का जप ये कर लेना चाहिए। इस सूर्य में राहु के कारण जो है वो व्यक्ति के जीवन में भ्रम पैदा होता है, कितने तरीके की विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है जो व्यक्ति कई बार समझ नहीं पाता है, उसके साथ छल होता है, कपट, ईर्ष्या भी हो जाती है, कई बार उसका पद किसी दूसरे को दे दिया जाता है, उसका क्रेडिट किसी दूसरे को मिल जाता है, कई बार बॉस के साथ गड़बड़ हो जाती है, पिता के साथ संबंध कमजोर होते हैं, पिता का स्वास्थ्य कमजोर होता है, पैतृक संपत्ति पे हानि होती है और कई बार पिता के साथ संबंधों में 2-4 की स्थिति बनती है जिसके कारण बहुत ज्यादा कलह का वातावरण बनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पिता का आदर करें, सम्मान करें, उनके साथ वक्त बिताएं और उनको समझने का प्रयास करें। मंगल के बाद राहु, अब अगली ग्रह की चर्चा कर लेते हैं। अब बात सूर्य में राहु के बाद गुरु आएंगे। इस बात को बहुत ही मजबूती से समझने की आवश्यकता है कि जब कभी आपकी कुंडली में सूर्य में गुरु का अंतर आएगा तो आपको ये, जैसे शुगर वगैरह की अगर बीमारी है तो उस पर सावधान हो जाइए, बीपी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उस पर सावधान हो जाइए, पीलिया वगैरह तो नहीं है ये चेक कर लीजिए, हेपेटाइटिस बी वगैरह तो नहीं है ये चेक कर लीजिए। ये है मुझे। उसके अतिरिक्त सूर्य में जब गुरु आते हो तो व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की समस्या तब बढ़ती है जब ये दोनों अच्छे अच्छे भावों में नहीं बैठे। पर मैं जहां तक समझता हूं कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, जैसे चौथे 10वें या 7वें बैठे हों तो अच्छी बात होगी, अगर ये दोनों तृतीय एकादशवें बैठे हों तो अच्छी बात होगी, पर अगर ये 8वें बैठे हों, 6वें बैठे हों, 12वें बैठे हों, या स्वयं ये दोनों अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों तो ये बात अच्छी नहीं होगी। जैसे अगर मान लीजिए सूर्य यहां बैठे हों और राहु या गुरु यहां बैठे हों तो ये बात, दोनों बैठे तो नवम पंचम के संबंध में है, त्रिकोण में है,
पर भाव कमजोर पकड़ लेने के कारण कई बार इनकी दशाएं चिंता देने वाली, हेडेक बढ़ा देते हैं और कई बार आपके परिणामों को क्षुब्ध कर देते हैं। आपकी गंभीरता पे वो काम नहीं करते या फिर आप गंभीरता से काम नहीं करते। इस सूर्य में गुरु का जो अंतर होगा वो कई बार आपको राहु से ज्यादा तो नुकसान नहीं करे, पर हाँ आपको राहु से थोड़ी सहूलियत जरूर मिल जाती है, क्योंकि वो राहु तुरंत निकले होते हैं और एक शुभग्रह की एंट्री होती है आपके जीवन में, भुक्तिनाथ शुभग्रह बनते हैं। तो ऐसी अवस्था में गुरु का प्रभाव कई बार आपको मजबूती देते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता और ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा दे देते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने लगता है और कई बार उनके सुलह के मामले भी दिखने लगते हैं। पर अगर ये दोनों ग्रह कमजोर हो गए, मकर लग्न की कुंडली बन गई और दोनों अच्छी स्थिति में नहीं बने, कुंभ लग्न की कुंडली बन गई, तुला लग्न की कुंडली बन गई और वो दोनों अच्छे नहीं बैठे हैं, तो गड़बड़ी निश्चित है। इस कारण से आपको इस दौरान एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। आरंभ में ही व्यक्ति को गुरुजनों का सत्कार कर लेना चाहिए, शिव जी के मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी तरीके से नैतिकीय तत्वों से अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो हैं वो व्यक्ति को मोरालिटी देते हैं और व्यक्ति को किसी भी तरीके से अपने आप को धर्म से जोड़ करके अपने जीवन को जी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दशा है वो आपको कई तरीके से प्रभावित करती है। जहां वो अच्छा बनाना चाहती है, क्योंकि वो दोनों मित्र हैं, राशि के अधिपति, लग्न के अधिपति अगर मित्र रहें तो जिस तरीके से कुंडली को बल मिलता है, ठीक उसी तरीके से अंतरदशा का अधिपति और महादशा का अधिपति अगर दोनों परम मित्र हो जाएं और उनसे चंद्रमा अगर केंद्र में हो जाए विशेषतया, तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे आपको अपने पेट का विशेष ख्याल रखना है, गैस्ट्रिक पेशेंट ना बने इसका ख्याल रखना है और कई बार रक्त से तो संबंधित समस्या नहीं होगी पर अतड़ियों से संबंधित समस्या होती है अगर ये कमजोर रहे तो, और खास करके शुगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और कई बार ये जीवन जो है वो भार के सदृश लगने लगता है जीने की इच्छा खत्म हो गई, मर जाना चाहिए, ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न करते हैं। मतलब मानसिक तनाव भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ये कब? जब ये अच्छे नहीं रहेंगे तब। अगर ये दोनों अच्छे रहेंगे तो पद वृद्धि होती रहे, मन शांत होता रहे, काम बढ़ता रहे, क्रिएटिविटी बढ़ती रहती है, मोरल वैल्यू बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा मिलता है, प्रभाव बढ़ता है और व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, धार्मिक कृत्य होते हैं और कई बार घर में मांगलिक कृत्य भी करने का अवसर मिलता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं। गुरु के बाद आते हैं शनि। अभी बताता हूं, एक बात बताता हूं, सूर्य में जब भी शनि आते हैं तो कई बार पिता पुत्र के संबंधों को कमजोर करने का ठेका ले लेते हैं। यहां पे आपको सबसे ज्यादा जिस चीज पे काम करने की आवश्यकता होगी वो इस बात पे होगी कि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ शनि का संबंध कैसा है। अगर ये दोनों अच्छे नहीं बैठे हैं या फिर कई बार ये दोनों अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हो या फिर अगर किसी भी तरीके से सूर्य में शनि का अंतर आता है, तो कई बार आपको सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करने की आवश्यकता होगी वो इस बात पे होगी कि आपके दोनों के संबंध कैसे हैं। दूसरे स्तर पे यहाँ पे कई बार वो आपको गुदा रोग देते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह की समस्याएं पैदा करते हैं। उसके बाद व्यक्ति के जीवन में कई बार भयंकर पीड़ा वाले जो जैसे घाव, फोड़ा, फुंसी, खुजली, इस तरीके की समस्या, चमड़े से संबंधित समस्या, रक्त खराब हो जिसका असर चमड़े पे पड़ता है, ये चीज दिखती है। सूर्य में शनि जब आते हैं तो कई बार व्यक्ति के मानसिक तनाव को बढ़ा देते हैं। सूर्य में शनि आते हैं तो कई बार व्यक्ति के ऊपर लांछन लगे, उसको झूठा साबित होना पड़े, समाज से निकृष्ट और कई बार उसको निष्कासित कर दिया जाता है, परित्यक्त हो जाता है और कई बार उसके अपने ही लोग उसको धोखा दे देते हैं। सूर्य में शनि का जब अंतर आता हो और शनि अगर अच्छे ना बैठे हों और खास करके वो शनि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में बैठे हों तो कुछ अच्छे लाभ जरूर मिलेंगे। वहीं सूर्य और शनि अगर एक दूसरे से खराब भाव में बैठे हों, जैसे षडाष्टक में बैठे हों, तीसरे एकादश में बैठे हों, तब तो लाभ हो जाए आर्थिक रूप से, पर वो जब सामने आमने बैठ जाएंगे तो कई बार घर का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार अपने पेट पे विशेष ध्यान, पाचन शक्ति पे विशेष ध्यान, वात जनित समस्याएं कई बार पैदा होती हैं और कई बार व्यक्ति को गंभीरतम बीमारियों से जूझना भी पड़ता है। इस सूर्य में शनि का जब अंतर आए और ये दोनों अगर अच्छे बनते हो तो निसंदेह आपके कार्यशैली में उतार चढ़ाव ना होकर के उसको स्टेबिलिटी मिलती है, निरंतरता आती है, अनुशासन से युक्त होकर के व्यक्ति अपना जीवन जीने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिक तौर पे प्रताड़ित जरूर करते हैं। इस कारण से व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बंद कर देना चाहिए। मतलब रविवार को नमक बंद करना चाहिए, बाकी दोनों चीजें चालू कर देनी चाहिए। इस सूर्य में शनि का जब भी अंतर आता है तो व्यक्ति को कई तरीके से मेंटल लेवल पे परेशान करता है। जहां उद्वेग बढ़ता है, परेशानियां कई बार खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक खत्म हो तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। इस चीज से निपटने के लिए आपको सूर्य के मंत्रों का जप कई बार बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो जाता है। ये बात जरूरी है। सूर्य में शनि का अंतर जब भी आता है तो व्यक्ति को डिप्रेस करता है और कई बार आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ने का ठेका ले लेते हैं। जैसे
ऐसी स्थिति भी दिखती है। सूर्य में शनि का अंतर जब कभी भी आए तो आपको सबसे ज्यादा सावधान अपने साथ के लोगों के साथ होना पड़ेगा। कलीग वगैरह से किसी भी तरीके की दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और उनको किस तरीके से अपने फेवर में करना है इस पे काम ज्यादा कर देनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको बॉस के साथ संबंधों में किस तरीके से लाभ मिल सकता है इस पे काम कर लेना चाहिए। सूर्य में शनि का लाभ आपको कई बार छोटे लोगों से लाभ मिल जाती है। कर्मचारी जो नीचे लेवल का है उससे लाभ मिल जाता है, क्योंकि उससे दुख भी होता है तो कई बार वो आपको अगले दिन, हो सकता है कि आपने किसी तरीके से उसका दिल दुखाया हो, अगले दिन वो आपसे आकर के स्वयं क्षमा मांग लेता है या फिर आप खुद उस गलती को एहसास कर लेते हैं। ये चीजें सूर्य में शनि देते हैं। अब वहीं पे अगर सूर्य और बुध का अंतर, अगर सूर्य की महादशा में बुध का अंतर आता है तो अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है और बुध थोड़े कमजोर हैं तो इस दशा काल में आपको बिल्कुल भी सावधान होने की और बिल्कुल भी सजग होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वहीं सूर्य कमजोर होंगे और बुध अच्छे होंगे तो ये बात मान करके चलने की आवश्यकता पड़ जाएगी कि आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जहां घाव, फोड़ा, फुंसी हो और वात जनित समस्याएं बढ़ती हैं, पित्त जनित समस्याएं बढ़ती हैं, कफ जनित समस्याएं बढ़ती हैं। कई बार आपको अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि इतने दिन तक सुधर जाओ नहीं तो रास्ता साफ। इस तरीके का मतलब समाज का कोई व्यक्ति आपको हड़का सकता है, कोई आपको दबाव डाल सकता है, या कई बार आपके प्रभाव क्षेत्र में कमजोरी आती है। बुद्धिमानी कई बार जो बोलते हैं ना जैसे चरने चली जाए, ऐसा वाला होता है। या दिमाग है पर उसका सही तरीके से नियमन नहीं होता है, नियमबद्ध होकर के आप नहीं जी पाते, कई बार आपकी बुद्धिमानी पे ही ग्रहण लग जाता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब सूर्य कमजोर होंगे तब, अन्यथा कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे बुध अगर थोड़े कमजोर भी रहेंगे फिर भी काम निकल जाएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको कई बार जो है वो रक्त से संबंधित समस्या हो जिसका प्रभाव चमड़े पे आता है, मैंने वो बात कही थी मंगल वाले में, लेकिन यहाँ पे भी वो बात दिखती है। यहाँ पे कई बार व्यक्ति को चमड़े से भयंकर जो है वो बदबू की स्थिति बढ़ती है, या कई बार व्यक्ति को कोढ़ से संबंधित समस्याएं भी होने लगती है। बहुत खतरनाक हो जाता है कई बार अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं रही तो। इस वजह से आपको सूर्य की आराधना, तांबे का दान या सूर्य को पुष्प की माला, और कई बार तांबे में जल पीने का प्रयास करिए, शहद का इस्तेमाल ज्यादा करिए, सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ, गणपति संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश जी के मंत्रों का जप आदि करना चाहिए। लेकिन इसके दौरान आपको क्या अच्छी चीजें मिल सकती हैं तो वो ये है कि आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ सकती है, आपके वाणी का प्रभाव बढ़ सकता है, आपकी विलक्षणता बढ़ सकती है, समाज में पद बढ़ सकता है, प्रतिष्ठापन्न हो जाते हैं, चपल चंचल चालाक होने की स्थिति बढ़ जाती है, और कई बार आपके सूक्ष्म अन्वेषण की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अगर सूर्य और बुध की स्थिति कमजोर रही, दोनों ही कमजोर रहे, तो निसंदेह बहुत सारी समस्याएं करियर को लेकर के आ सकती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के आ सकती हैं, चमड़े से संबंधित समस्या हो सकती है, चर्बी बढ़ जाने की शिकायतें मिलती हैं, और कई बार व्यक्ति को घुटनों से संबंधित समस्या भी बढ़ती है, जहां पे उसका कारक क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं वात, पित्त और कफ के अनकंट्रोल्ड होने से होता है। लेकिन अगर ये दोनों ठीक हैं तो निसंदेह कोई भी समस्या नहीं होती है और बिल्कुल आराम से ये दशा बीत जाती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य संताप के कारक भी होते हैं, और अगर इनकी महादशा में केतु का अंतर आ जाता है तो कई तरीके की समस्याएं बढ़ जाती हैं। सूर्य में केतु का अंतर जब आता है तो व्यक्ति को कई बार जो है वो जैसे होता है ना, कांख से दर्द की समस्या बढ़ती है, भुजाओं का दर्द बढ़ता है, वात, पित्त और कफ अनकंट्रोल्ड होने लगते हैं, और कई बार व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है। सूर्य में जब भी केतु आते हैं तो आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मैं जानकार हूं, जानता हूं, मुझे जानकारी है। अगर यही दशा अगर मंगल की रहे तो कई तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है, लेकिन सूर्य में केतु मानसिक समस्याएं ज्यादा देते हैं, संताप बढ़ाते हैं, हेडेक मिलता है, छुपी हुई बीमारी जो है वो कई बार प्रकट होने लगती है, या गुप्त रूप से नई बीमारी का उद्बोधन होता है, नई बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं, घर बनाना शुरू करती हैं। इस दौरान व्यक्ति को रूटीन चेकअप में जाना चाहिए। कोई बीमारी गंभीरतम नहीं हो रही है, जैसे वात से संबंधित, पित्त से संबंधित, कफ जनित बीमारी नहीं हो रही है, और हमेशा मन जो है वो विक्षिप्त सा हुआ रहता है। कई बार तो सूर्य में शनि वाले में जहां लोग पागल तक करार दे दिए जाते हैं, ये पागल हो गया है, इस तरीके की बात। जब मैं इस तरीके की चीजें देखता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है कि हे परमात्मा, कभी ऐसी स्थिति किसी की ना हो कि दशा के कारण व्यक्ति जो है वो पागलपन का शिकार हो जाए। ये बात है। जैसे आप अगर किसी भोजपुरी बोलने वाले, जैसे मेरी दादी, उनको भोजपुरी के अलावा कोई भाषा नहीं आती थी, अगर उनके सामने हिंदी भी बोली जाती तो बोलते क्या बोलते, ऐसे बोलते क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोला तड़ा हो बाबू, ऐसे बोलती थी। तो उनके सामने हिंदी
कभी नहीं, सिर्फ भोजपुरी। तो यही बात हो जाती है कि सूर्य में केतु जो है वो आपको एक जो है वो ऐसा बना देते हैं कि आपको इसी ढर्रे पे काम करना है, आपको कंडीशनल होना पड़ता है, सीधी सी बात है। आप कंडीशन में रखे जाते हैं, विशेष तरीके का फ्रेमवर्क बना होता है जिस पे काम करने की होती है स्थिति। आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते, कई बार परिस्थिति जन्य जो स्थितियां होती हैं वो आपको कुछ भी चाह करके भी नहीं करने देती है, या कई बार आपके सामने बनी बनाई बात बिगड़ने लगती है और आपको एक सुटेबल टाइम फ्रेम में ही काम करना पड़ता है। आपके क्रिएटिविटी को कह सकते हैं कि नजर सी लग जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते, कई बार वो बहुत ही ज्यादा आपको घेर लेती है। वहीं सूर्य में केतु का जो अंतर होता है, अगर सूर्य खराब हुए और केतु भी अच्छे नहीं बैठे हैं तो निसंदेह अगर केतु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं रहा, वो अगर जन्म कुंडली में अच्छे भाव में नहीं बैठे, 8वें 6वें 12वें बैठे हों और अच्छी राशि में नहीं बैठे, पापक ग्रह में बैठे हों, तो और भी ज्यादा ये खतरनाक हो जाते हैं। जैसे वो कई तरीके की दिमागी बीमारी देते हैं, विक्षिप्तता दे देते हैं, मानसिक अवसाद बढ़ा देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं और व्यक्ति जिस चीज का क्रेडिट उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इस कारण से व्यक्ति कई बार अपने आप को परेशान महसूस करता है, परेशानियों में घिरा हुआ महसूस करता है। इसका मतलब है कि आपको कई बार अपने आप को हर बार दिखाना होगा कि नहीं मैं जानता हूं, अपने आप को स्टेबल करने की आवश्यकता होगी, सस्टेन करना चाहिए। जो विपरीत दौर बन रहे हैं उसको चुपचाप स्वीकार करते जाइए और अपना काम करते जाइए, अपने आप को अपडेट करते रहिए, बाजार में जो घटनाएं हो रही हैं उसको जानने का प्रयास करिए, कंपटीशन है उसको अपने पास शामिल करिए, अपने जीवन में उसको स्थान दीजिए और उसके जो एस्पेक्ट बनते हैं, जो भी एस्पेक्ट बनते हो उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। यहां पे सूर्य में केतु में कभी भी आपको अपने घर की सफाई खुद से करनी चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान कार्तिकेय और माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और चतुर्थी का व्रत भी आरंभ कर देना चाहिए। अगर थोड़ी सी बात ये हो जाए, भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करना चाहिए और इस दौरान सूर्य को तो अर्घ किसी भी सूर्य की दशा में तो माणिक्य अगर बनते हो, कारक अगर बनते हो तो माणिक्य धारण किया जा सकता है। अगर कोर्ट केस कचहरी आदि के मामले बनते हो तो इस दौरान भी आपको कई बार माणिक्य लाभ कर देता है या मूंगा भी लाभ कर देता है, ये बात बनती है। अब अंतिम शुक्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात सूर्य में केतु की करते हैं। एक बात बताता हूं, अगर ये दोनों कमजोर रहे तो भयंकर कष्ट है। इस दौरान आपके काम की अतीतता बढ़ती है, स्वप्न दोष की समस्याएं बढ़ती हैं, वीर्य रोक नहीं पाता व्यक्ति जिसके कारण कई बार उसको कमजोरी होती है, आलस्य बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, सस्टेन नहीं करता है, आलस्य का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उसको कोई भी काम करने में मन ना लगे और कई बार व्यक्ति गलत संगति में जाता है, शराब की लत लग जाती है, भोगी हो जाता है और निर्दयी भी हो जाता है। वो खुद से ही कई बार न्याय अपने ही साथ नहीं कर पाता है। ये सूर्य अगर खराब रहे और शुक्र भी खराब रहे तब ये बात होगी। लेकिन अगर ये दोनों अच्छे हैं, मतलब त्रिकोण के और केंद्र के अधिपति होते हैं, त्रिकोण या केंद्र में बैठे हों, गुरु और शुक्र का प्रभाव अच्छा बन रहा हो, चंद्रमा से शुक्र केंद्र में आते हो, गुरु के ऊपर जो है वो गुरु के ऊपर सूर्य का प्रभाव हो, सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव हो, तो ये जो स्थिति बनेगी वो व्यक्ति को पद देने वाली, प्रतिष्ठा देने वाली, लाभ देने वाली और संसार के सांसारिक सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। यहाँ पे आप भौतिकीय सुख संसाधन का अंबार लगाते हैं, घर में कई तरीके से लाभान्वित होने के योग बनते हैं और साथ ही साथ आपको कई तरीके की समस्या जो पीछे बहुत दिन से पड़ी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। आपके अनुभवों का लाभ आपके समाज को मिलता है, आपके प्रभाव का लाभ आपके परिवार को मिलता है, पत्नी से, दाम्पत्य से, बच्चों से, इन सबका स्नेह मिलता है और एक सुखद वातावरण की तैयारी भी होती है। लेकिन ये तब सारी चीजें होंगी जब ये दोनों अच्छे होंगे या अच्छे भाव के अधिपति होंगे या अच्छे भाव में बैठे हों या इन दोनों का संबंध अच्छा बन रहा हो। जैसे तृतीय एकादश में तो लाभ बने, केंद्र में होते हो तो संपन्नता बढ़े, भौतिक सुख संसाधन का लाभ बढ़ता है। अगर ये नवम पंचम में बढ़ेंगे तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि का प्रभाव बढ़ता है, प्रमोशन होता है, व्यक्ति को पद मिलता है, सिंहासन पे आरूढ़ होता है, नेताओं से और बड़े लोगों से और प्रोफेशनली जो है वो व्यक्ति बड़े लोगों से संबंध में जाता है और कई बार उसकी पहचान बड़े लेवल पे हो जाती है। ये सारी चीजें सूर्य में शुक्र में देखने को मिलते हैं। सूर्य में शुक्र जब भी आते हो तो आपको कई तरीके से जो मैंने चीजें बताई, आंतरिक बीमारी, मानसिक अवसाद और कई बार व्यक्ति को डिप्रेस करने के लिए काफी होते हैं। लेकिन अगर ये तब हो जब ये दोनों खराब होते हो। अगर शुक्र उच्च के होकर के बैठे हो तो आपके पर्सनल लेवल को वो प्रभावित करते हैं, कई बार आपके ऊपर संदेह किया जाता है या आपकी गतिविधि ऐसी हो जाती है जो कई बार दूसरों के प्रति आकृष्ट करने वाली, खास करके विपरीत के प्रति ये भाव जो ऐसा जागृत कर देते हैं कि व्यक्ति में कामेच्छा बढ़ती है, तृप्त नहीं होता, काम वासना का प्रभाव बढ़ता है और कई बार व्यक्ति जो होता है वो बुरी लत का शिकार हो जाता है। गलत और गंदी चीजों की लत कई बार आपको प्रभावित करती है और परेशान करती है। ऐसी अवस्था में माता दुर्गा के मंदिर का दर्शन,
भगवान सूर्य की आराधना, नारायण कवच का पाठ या नवग्रह कवच का पाठ कर लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम को सुन करके सोना चाहिए। गीता जी का अध्ययन कर देना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा घर में होनी चाहिए। विष्णु जी और शिव जी का जो है वो सहस्त्रार्चन या अभिषेक कर लेना चाहिए। ये सूर्य के महादशा में विभिन्न ग्रहों का अंतर था। मैंने इस पे एक अलग कार्यक्रम राहु को लेकर के बनाया था, उसे भी आप लोग जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।